दोपहर से रात हो गई थी और फिर तकरीबन रात के 10 बजे नफीसा आई थी। उनके साथ कोई आदमी भी था। उम्र 45 या 50 के करीब। सूटेड फूटेड सा वो आदमी कोई आला ओहदेदार लगता था। एसएचओ बहुत अदब के साथ उस आदमी से बात कर रहा था। साईं, इस लड़के पे इक़दाम कत्ल और रेप केस बनता है। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का कि इससे वहाब नामी आदमी को इतना मारा है कि वो मरते मरते बचा है। उस लड़की का बाप, इसने उसकी हड्डी पस्ती एक कर दी है और उस लड़की के चचा का बाजू तोड़ दिया है। साईं, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहा था ये लड़का। वो तो आपके हुक्म पे मैंने एफआईआर नहीं कटने दी, वरना मोहल्ले वाले तो इतने मुश्ताल थे कि मेरे 10-10 अफसर भी उनको संभाल नहीं पा रहे थे। वो तो चाहते थे कि मैं लड़का उनके हवाले कर दूं, ताकि वो इसको भी उसी तरह मारें जैसे इसने उन लोगों के अजीज़ों को मारा है। वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। वो ये बात साबित करना चाहते थे कि वो उन पे कोई अजीम एहसान कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अपने काम निकलवा सकें। अगर उनमें इतना ही दम होता तो उस वक्त दिखा देते। अब उनकी मसाल खाली बर्तन जैसी है, वो बस शोर ही कर सकते हैं। और बात अगर केस की है तो मैं करती हूँ उन पे केस। बात एफआईआर की है तो काटे मेरी एफआईआर। लिखें, नदीम नामी शख्स अपने भाई वहाब के साथ मेरे घर में चोरी करने घुसा और जब मेरे बेटे ने उनको पकड़ा तो उन्होंने शोर मचा दिया और मेरे बेटे पे ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। इस वक्त मेरे घर से 5 लाख कैश और 10 तोला सोना गायब है। वो तीसरा आदमी, उस पे लिखें अब। वो तीसरा आदमी हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत उठा कर लाता था और अपने घर में अयाशी करता था। उसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ है। मेरा घर आज बंद था। मैं शहर से बाहर थी और मेरा बेटा कॉलेज गया था, तो उस आदमी ने ये मौका गनीमत जाना और यही अमल मेरे घर में दोहराया। उसके इस अमल में नदीम और वहाब दोनों शामिल थे। तो जब मेरा बेटा घर आया और उस आदमी को यही अमल करते देखा, वो मुश्ताल हो गया और जब उसको घर से निकालने लगा तो उसने मेरे बेटे पे हमला कर दिया और फिर मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। और रही बात उस लड़की की, तो लिखें, वो लड़की रोज़ मेरे बेटे को मोहब्बत भरे रुक के भेजती थी और उसको वर्गलाने की कोशिश करती थी। और जब मेरे बेटे ने उसकी पेशकदमी को ठुकरा दिया तो वो लड़की इन ऊंचे हथकंडों पे उतर आई। वो दफा दफा सा घुर्रा रही थी। बीबी, खुदा का खौफ करो, वो लड़की बाकिरदार है। एसएचओ ने उनको रोका था। और मेरा बेटा बदकिरदार है? वो मर्द है तो इसका ये मतलब है कि वही गुनाहगार है। खूब कही आपने भी। अगर बात मेरे बेटे के किरदार पे आई तो सारे मोहल्ले को बदकिरदार साबित कर दूंगी। मैं एक एक को थाने में घसीटूंगी। समझ क्या रखा है मुझे? अदालत में खड़े होना छोड़ा है मैंने। मेरे अंदर से अदालतों में होने वाली मक्कारी नहीं गई। मुझे कानून मत सिखाएं। और कोई बाकी है? किसी और को कोई तकलीफ है मेरे बेटे से? वो उनको देखते हुए चबा चबा कर पूछ रही थी। बीबी, आप क्या चाहती हैं? अब एसएचओ गोया आजिज़ आ गया था। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दिया जाए, उसके खिलाफ कोई एफआईआर ना काटी जाए और इस सारे मामले से उसको निकाल दिया जाए। मोहल्ले वालों से सुलहनामे भी दस्तक चाहिए मुझे। दंड, देत, कसास, जुर्माना सब भरने को तैयार हूँ मैं। उनके अस्पताल के बिल्स अदा करने को तैयार हूँ मैं। जो कुछ मेरे बेटे ने किया उसका कफारा उससे हो जाएगा। नफीसा, आप इत्मीनान रखें, सब हो जाएगा। मैं आपके साथ हूँ। हम जैसे दोस्तों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सूटेड फूटेड आदमी इस सारे वक्त में पहली बार कुछ बोला था। हम दोस्त नहीं हैं कर्नल मोहम्मदीन साहब। मैंने उंगली से सीने पर दस्तक दी थी। आपको ऐसे हज़ारों मस्सों से निकाला है और अब आप मेरे बेटे को इस सारे मस से निकालेंगे। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। मेरा बेटा 10 मिनट तक मेरे साथ गाड़ी में होना चाहिए। वो नर्म मगर दो टोक लहजे में बोलकर बाहर चली गई थी। उमर से मिली तक नहीं थी और फिर 10 मिनट बाद उमर उनके साथ गाड़ी में बैठा था। वो न डरा हुआ था न उदास था। उसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था, बस खामोशी थी। सर्द महरी थी, तूफान से फैली की खामोशी। यूसुफ सुल्तान के कमरे में एक बार फिर अदालत लगी थी, वो भी सुबह सुबह। अभी उमर, हाले और हसन सो रहे थे जब दादा जान ने घर के सारे बड़ों को अपने कमरे में बुलवा लिया था। हसीना और फरवा सोफे पे बैठी थीं, जबकि शम्स और मेराज एक दूसरे के सामने कुर्सियों पे बैठे थे। मेराज ज़रा निढाल से लगते थे, जबकि शम्स बेबसी भरे गुस्से से गैर आरामदा से बैठे थे। कल शाम तुमने कंपनी के तमाम मुलाजमीन के सामने अपने भाई पे हाथ उठाया था मेराज, मैं वजह जान सकता हूँ? चंद एक गैर ज़रूरी बातों के बाद यूसुफ सुल्तान ने बारोब लहजे से सवाल किया था। बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया जाए। मैं उनके सामने सारी बात करना चाहता हूँ। ये बातें बच्चों को बीच में बिठा कर नहीं की जाती मेराज, ये बड़ों के मामले हैं। तुम मुझे जवाब दो
किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम मेरे बेटे और अपने छोटे भाई को इस तरह जलील। अब की बार उनका लहजा सख्त था। बाबा जान, शम्स ने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी ज़मीन का सौदा कर दिया और मुझे इस बात पे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे शम्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं मौसरत करता हूँ, लेकिन शम्स ने सिर्फ बात की थी, सौदा नहीं। और अगर तुम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि घर बैठ जाओ। कंपनी में हज़ार मामलात ऐसे होते हैं जिनको ठंडे दिमाग से हल किया जाता है। तुमने उठते ही अपने भाई पे हाथ उठा लिया, और ऐसा भी क्या है उस ज़मीन में कि अगर उसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। बाबा जान, मैं वो ज़मीन हरगिज़ नहीं बेचूंगा। मैंने 2 साल उस ज़मीन को खरीदने के लिए तलवे घिसाए हैं। अव्वल तो उसका मालिक राज़ी नहीं था, और जब वो राज़ी हुआ तो मेरे पास इतनी रकम नहीं थी। तब मैंने मस्जिद जाकर अल्लाह से दुआ की थी कि अगर मुझे ये ज़मीन मिल जाए तो मैं उस पे एक और भलाई का काम करूँगा, और मैं उस पे एक ओल्ड होम बनाऊँगा। और फिर अल्लाह ने अपने गैब के खजाने खोले। उसी दिन मेरे पास कहीं से इतने पैसों का इंतज़ाम हो गया कि मैं वो जगह ख़रीद सकूँ। और अब जब मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ तो मैं उस वादे को किसी सूरत नहीं तोड़ सकता। चंद पैसों के लिए तो हरगिज़ नहीं। वो लोग अगर मुझे 1000 गुना ज़्यादा भी दें तब भी मैं इस ज़मीन को और हेवन को नहीं बेचूंगा। आखिरी अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए थे। और उन्होंने जो आपको धमकी दी है उसका क्या भाईजान? अगर वो लोग उन ऊंचे हथकंडों पे उतर आए तो आप क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपने घर की इज्जत और अपने बच्चों को? ज़मीन के एक टुकड़े के लिए अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे? ये लफ्ज़ शम्स के थे। वो असल में यूसुफ सुल्तान तक धमकी की बात पहुंचाना चाहते थे। क्या मतलब है तुम्हारी बात का शम्स? मुझे पूरी बात बताओ, साफ साफ अल्फाज में क्या कहा है उन्होंने? यूसुफ सुल्तान गुस्से से बोले थे। मेराज पुरसुकून से थे, जैसे उनको किसी बात के खुलने का डर ही नहीं था। बाबा जान, उन लोगों ने भाई से कहा है कि अगर उन्होंने हेवन और उससे मुल्लका ज़मीन उनको ना बेची तो वो लोग हेवन में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों के खानों में जहर मिला देंगे, और 18 से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ड्रग्स पे लगा देंगे। और ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। उनको तो बस वहाँ काम करने वाले चंद लोगों को ख़रीदना होगा, और अगर उसके बाद भी बात ना बनी तो वो लोग भाईजान के बच्चों तक भी जा सकते हैं। मैंने तो बस अपने घर के बच्चों को बचाने के लिए किया था सब कुछ, लेकिन भाईजान मुझे हमेशा से कम अकल ही समझते हैं। उन्होंने सारे जहाँ की खैरख्वाही का ज़िम्मा गोया अपने सर ले रखा था। उन्होंने हमारे घर के बच्चों का नाम लिया और तुम खामोश रहे। क्या कोई गिरे पड़े हैं हम लोग? वो शायद जानता नहीं है हमें। अगर आज भी मैं अपने पे आ गया तो उस मिर्ज़ा के सारे ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। अब तो ये मेरी ज़िद है। जाओ उस मिर्ज़ा से जाकर कहो नहीं बेचता मैं उसको ये ज़मीन, ना हेवन का सौदा होगा। वो जो कर सकता है कर ले। अगर मेरे बच्चों को हराश भी आई तो मैं उसकी नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। अभी वो सुल्तान से वाकिफ़ नहीं है। यूसुफ सुल्तान तहश में आ गए थे। शम्स ने ये कब चाहा था? वो फ़ौरन से बोले थे। बाबा जान, आराम से, हमारे बच्चों की बात उन लोगों ने नहीं की, बस एक इशारा दिया था। और एक ज़मीन ही तो है। इस मोटी खोपड़ी के आदमी को चाहिए तो दे देते हैं। ये ज़मीन अब उसकी ज़िद बन गई है बाबा। हमारे लिए बेहतर यही है कि हेवन और ज़मीन का सौदा कर लें। उन यतीम बच्चों का क्या है, कहीं और शिफ्ट कर देंगे। उनको कम से कम हमारे बच्चे तो सेफ रहेंगे। शम्स, अगर मेरे बच्चों की मौत उस मिर्ज़ा के हाथों लिखी है तो ठीक है, वो आए और उनको मार दे, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं करूँगा। वो चबा चबा कर बोले थे। अगर मेरे बच्चों की ज़िंदगी लिखी है तो कोई भी उनको एक खराज भी नहीं पहुंचा सकता, और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अब अगर कोई बात होगी भी तो मेरे बच्चों के सामने होगी, क्योंकि मैं हेवन को अपने बच्चों के नाम कर रहा हूँ। उनका लहजा दो टोक था। मेराज, मैं चाहता हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी शम्स को दे दो। वैसे भी अगर तुम अपना गुस्सा नहीं संभाल सकते तो तुम्हें चाहिए कुछ दिन आराम करो, घर पे रहो या कहीं घूम आओ, लेकिन इन मामलात से दूर हो। वो ज़मीन और यतीम खाना, तुम उसको बेचो या आग लगाओ, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। उनका लहजा आदमी था। फरवा और शम्स के चेहरों पे तमानियत सी उतरी थी। क्या शम्स को अटॉर्नी देने का मकसद और वजह सिर्फ यही है? उनका लहजा छुपता हुआ सा था। यूसुफ सुल्तान के चेहरे पे साया सा लहराया था। मंजर तब्दील हुआ था। सुबह की सफ़ेदी की जगह रात के अंधेरे ने ले ली थी। जिस सोफे पे इस वक्त फरवा और हसीना बैठी थी, उस तब्दील होते मंजर में उसी सोफे पे हसीना की जगह यूसुफ सुल्तान बैठे थे। सामने फरवा थी। मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी सारी जायदाद की पावर और अटर्नी शम्स को दे दूँ? तब तुम हाले और सफ़ीर के रिश्ते के लिए रजामंदी दे दोगी? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या करोगी? सफ़ीर की शादी मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी करवा सकता हूँ। फरवा की पूरी बात सुनने के बाद वो तहम्मुल से बोले थे। जी बाबा जान, मैं यही चाहती हूँ।
और हाँ, मैं जानती हूँ, आप मेरी गैर मौजूदगी में सफ़ीर की शादी कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहते। आप ये नहीं चाहते कि आपके गाँव से आए हुए रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बिज़नेस पार्टनर्स और आपके अज़ीज़ ये समझें कि यूसुफ सुल्तान बहू को शादी के लिए राज़ी नहीं कर सके। आप अपना भरम रखना चाहेंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई ये सोचे कि यूसुफ सुल्तान की सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली में दरार आ गई है। और अगर आपको अपना भरम रखना है तो मेरी बात मानना होगी। उनका लहजा हतमी था। मैं अटॉर्नी सफ़ीर को दे देता हूँ। उन्होंने एक और हल निकाला था। कम ऑन बाबा, अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो मैं वो नहीं हूँ। मैंने शम्स का नाम लिया है, सफ़ीर का नहीं। आप बस ये बताएं कि आपको मंजूर है या नहीं। वो गोया बेसारी से बोली थी। यूसुफ सुल्तान ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, लेकिन अगर उसके बाद किसी भी किस्म की कोई बदमज़गी हुई तो अच्छा नहीं होगा। पर वह दिल से मुस्कुराई थी। बस अब एक और शख्स था, एक और तुरप का पत्ता, बस एक और चाल, एक और आधा अधूरा सच और बाजी पलट जाती। मंजर तख्लील हुआ था। अब यूसुफ सुल्तान के सामने मेराज और शम्स बैठे थे। तुम्हें अपने बाप के फैसलों पे शक है मेराज? मुझे मंजूर है बाबा जान। जैसा आप चाहें वैसे भी कंपनी आपकी है, मेरी नहीं। और कोई बात करनी है आपने? मेराज, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हाल ही की शादी की उम्र है, हसन की पढ़ाई है, और तुमने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है? तुम्हारे पास अपना है ही क्या सवाए उस 2 टके की जॉब के? और हेवन प्रोजेक्ट, मिर्ज़ा को ना सही, लेकिन अगर हेवन अच्छी कीमत में बिकता है तो बेच दो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, उनको आसाइशात दो। अब्बा जान ने उनको समझाना चाहा था। उनका मुस्तकबिल वो लोग खुद बना सकते हैं बाबा। मेरे बच्चों की तरबियत मैंने ऐसी नहीं की कि वो बाप की तरफ से मिलने वाले विरसे पे बैठे रहें। मैंने उनको हाथ पैर मारना सिखाया है, मैंने उनको गुर सिखाए हैं, मैंने उनकी तरबियत की है। वो मेरे बच्चे हैं बाबा, मेरा हून। उनको सब पता है कि उन्हें कैसे सरवाइव करना है, उन्होंने खुद को कैसे मनवाना है, उनकी सलाहियात क्या हैं। वो अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। मैं उनकी आखिरत का सामान करना चाहता हूँ। अगर उन दोनों ने हेवन प्रोजेक्ट को बगैर किसी मुफाद या लालच के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए चलाया तो उनकी आखिरत संवर जाएगी। वो दुनिया संवार लेंगे, सब बच्चे संवार लेंगे। उनकी आखिरत संवर जाए, मेरे लिए यही बहुत है। वो नरमी से बोलकर खामोश हुए थे। मैं तुम्हारी बात ना पहले समझ सका हूँ ना आज समझूंगा। खैर, मुझे ये कहना था कि 10 दिन बाद हाले की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ उसी रोज़ सफ़ीर और हाले का निकाह कर दिया जाए। परवा और शम्स को कोई एतराज़ नहीं है। हाले से बात मैं कर लूँगा। क्या तुम मेरे फ़ैसले से इत्तेफ़ाक करते हो? वो मेराज को देखते हुए पूछ रहे थे। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हाले से बात करनी होगी मुझे। मेराज सुल्तान संजीदगी से बोले थे। लेकिन बाबा जान, बहुत से काम करने होंगे। अभी तो हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। कुछ वक्त तो चाहिए होगा हमें। हसीना इस सारे वक्त में पहली बार बोली थी। भाभी, सब कुछ मिलकर कर लेंगे, परेशान ना हो आप। परवा मुस्कुराकर बोली थी। बाकी किसी को कोई एतराज़ नहीं था। यूसुफ सुल्तान जैसे खिल उठे थे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। उन्होंने खुश तो होना था। मेराज खामोशी से उठ खड़े हुए थे। उनका दिल भोचल सा था। वो जब लॉन्च में आई तो हसन किसी अखबार में मुंह दिए बैठा था। आसपास और भी काफ़ी अखबार इकट्ठे कर रखे थे। वो एक अखबार को खंगालता और फिर वापस रख देता। वो अपने काम में इतना मखू था कि हाल की आमद कभी पता नहीं चला। ए छिले हुए आलू, ये तुम्हें अखबार पढ़ने का शौक कब से जाग गया? वो तब से उसके बराबर सोफे पर बैठते हुए बोली थी। उसे सब्ज रंग की घुटनों तक आधी शर्ट के साथ सबसे बड़े बड़े पोंचों वाली शलवार पहन रखी थी। बाल जूड़े में बांध रखे थे। स्याह आंखों में अब भी नींद थी। देख रहा हूँ चची जान की खुदकुश धमाके की खबर कहाँ छपी है। चलो धमाका ना सही, किसी खुदकुशी की ही छाप देते। लेकिन नहीं, इन अखबार वालों से कुछ नहीं होगा। वो इतने संजीदा से अंदाज से बोला था कि आलिन उसे घूर कर देखा था। भला चची क्यों करेगी ऐसा बदतमीज? उसे घूर कहा था। तुम्हारी और सफ़ीर भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। उन्होंने तो मरना ही है, या फिर कल के अखबार में तुम्हारे मर्डर की न्यूज़ छपेगी। लेकिन ये तो तय है कि फरवा हानम ये शादी नहीं होने देंगी। वो चमकती आंखों से मुस्कुराहट दबा कर बोला था। अल्लाह अल्लाह, कितना फजूल बोलते हो तुम। शादी होगी और तुम सब देखोगे। हम्म, वैसे मुझे अभी शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूं। कल रात दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स किया है। उनकी खुशी के लिए मुझे मानना पड़ा। वो अपसेट लगती थी। एक बात कहूँ हाले, तुम सफ़ीर भाई से शादी ना करो। वो एकदम संजीदगी से बोला था। हाले ने सर सोफे की बुर्ज से टिका लिया था और थोड़ी देर बाद जब बोली तो उसकी आवाज़ में थकान सी थी।
क्यों ना करूं? कोई वजह तो होगी। शायद वो खुद भी कोई वजह पेश करना चाहती थी। तुम बात मनवाने की आदी हो, तुम बॉस तेरी हो, सफ़ीर भाई और तुम्हारी बनेगी नहीं। तुम उनके साथ एक बेरंग जिंदगी गुजारोगी। और हारून, तुम उसके साथ बहुत खुश रह सकती हो। हाले वो तुम्हारी बातें मानने का आदी है और उसको तुम्हारी सुनना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो तुम चाहो। उससे कंधे उचकाए थे। हाले खामोश रही, कुछ बोली नहीं। उसी वक्त हारून भी गुनगुनाता हुआ लॉन्च में दाखिल हुआ था। हाले ने उसको देखा था। उसके होंठों पे फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। हारून ने उसे नोट नहीं किया। वो उसी तरह गुनगुनाता उसके पास आकर बैठ गया था। क्या हुआ है कज़न, इतनी अपसेट क्यों हो? वो हशाश बशाश सा बोला था। हसन, जाओ नरगिस से कहो हारून के लिए कॉफ़ी लेकर आए। हाले जवाब देने के बजाय हसन से बोली थी। साफ साफ कहो, अपनी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहते। मैं मौसी तरीके से उठ जाता। वैसे भी बहन, हमारी आदत नहीं है किसी की सुनगिन लेने की। हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं। वो मोहल्ले की फसादन आंटियों की नकल उतारता बोला था, लेकिन हाले की जानिब से कोई जवाब न पाकर खामोशी से उठ गया था। अब के हारून को परेशानी हुई थी। कुछ हुआ है क्या हाले, मुझे बताओ। उस सफ़ीर ने कुछ कहा है, कुछ बोलो भी। उसी ग्रे आंखों में वासिया फिक्र थी। वो मुझे तंग करने लगा है हारून। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जैसे मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी कर बैठी हूँ। ये वो सफ़ीर नहीं है जिसको मैंने पसंद किया था, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है, रात उन्होंने मुझ पर इतना शौक किया जस्ट बिकॉज मैंने उनकी कॉल पिक नहीं की। उनको लगता है मैं जानबूझकर ऐसा करती हूँ ताकि मेरी वैल्यू बढ़े। और बाबा और चचा के बीच जो कुछ भी हुआ, उस बारे में मुझे मेरे बाबा से बात करनी चाहिए। ये उन दोनों भाइयों का मसला है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? कल उस 40 मिनट की कॉल पे उन्होंने इतना कुछ बोला कि मैं शक में मुब्तला हो गई। वो शराब पीते हैं, उनकी कई लड़कियों से दोस्तियां हैं। हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे लगता है मैं एक गलत इक्वेशन में फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। वो आंखें बंद किए सर सोफे की पुष्ट से टिकाए बोल रही थी। हारून बस उसको देख कर रह गया। उसको छोड़ दो हाले, ख़त्म कर दो ये ताल्लुक। आगे जाकर वो तुम्हें बहुत हर्ट करेगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उससे खुद ये बात कही है मुझसे। तुम मेरा यकीन करो, वह बस तुमसे मुतासिर हुआ है और कुछ नहीं। वो बस तुम्हें। वो कुछ और भी कहता कि किसी अपने अब से आने वाली आवाज़ पे खामोश हो गया। ओह, तो ये क्लासेस तुम इससे लेती हो, ग्रेट। उस आवाज़ पे हाले करंट खाकर सीधी हुई थी। सफ़ीर लॉन्च के थाने पे खड़ा छुपी की नज़रों से उन दोनों को देख रहा था। तुम हमारी ज़ाती बातें इसको बताती हो और ये इसकी इतनी जुर्रत कि तुम्हें मेरे खिलाफ बहकाए। हाले अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे। मैं तो यहाँ तुमसे रात की सारी बातों पे माफ़ी मांगने आया था और तुम यहाँ मेरे ही खिलाफ महाज खोले बैठी हो। सफ़ीर, बात को गलत रुख मत दें। हम बस बात कर रहे हैं और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊंगी। वो नरमी से बोली थी। वो इस वक्त झगड़ा नहीं चाहती थी, जबकि हारून उठ खड़ा हुआ था। मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात कर लो, ओके। वो नॉर्मल से लहजे में बोलता सफ़ीर के पास से गुजरने लगा। जब सफ़ीर ने उसकी कोहनी को पकड़कर साथ नरगिस को आवाज़ें देने लगा। हाले चुपती नज़रों से उसको देखती रही। सफ़ीर, मुझे जाने दो, तुम दोनों अपने मसले हल कर लो, मैं कोई झगड़ा कर नहीं करवाना चाहता। उसी वक्त नरगिस प्लेट में मिठाई लिए उनके पास आई थी। सफ़ीर साहब, माजरत, दरअसल मैं मिठाई लेने किचन में गई थी। हारून साहब की अम्मी आई हैं ना, तो उनके लिए जी। उसको लंबे जवाब देने की आदत सी थी। इसीलिए तो बुलाया है तुम्हें नरगिस, मिठाई ही तो चाहिए थी। वो मुस्कुराते हुए बोला था और साथ एक गुलाब जामुन उठाकर हारून के सामने किया था। कोनी हनूस थाम रखी थी। ये किस खुशी में है? हारून नागवारी से बोला था। ये लो यार, खाओ तो सही। उसे ज़बरदस्ती उस गुलाब जामुन को हारून के मुंह में ठोंसा था। हाले को सफ़ीर की हरकत में गुस्सा आया था, लेकिन कुछ बोली नहीं। हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है, 10 दिन बाद हमारा निकाह है। उसी की मिठाई है ये। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तपिश सी थी। हारून शायद ने अपनी ज़िंदगी में इतना कड़वा गुलाब जामुन नहीं खाया था। उससे बेख्तियार अपनी कोहनी छुड़ाई थी और तेज़ से चलता सुल्तान मंजिल के दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। दूसरी तरफ हाले और सफ़ीर एक दफ़ा फिर आमने सामने थे। आपने क्यों उसके साथ पैर बांध लिया है? वो मेरा दोस्त है। उसको हर्ट होता है तो मुझे भी बुरा लगता है। वो मुझे कोई अपने खिलाफ नहीं भड़काता। कोई नहीं भड़का सकता। मैं अपना ज़हन, अपना दिमाग रखती हूँ। मुझे फैसले करने आते हैं। कोई मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना नहीं सिखाता। सफ़ीर, आप मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए। आप आइंदा हारून से और मुझसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। उसका लहजा टोटोक था। सफ़ीर ने जब बात बिगड़ते देखी तो खुद ही नरम पड़ गया। ओके, आई एम सॉरी। मुझसे जैसे हार मान ली। मैं परेशान था यार कल से लेकर, इसलिए बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया।
मैं अपनी हर गलती का इजाला करने को तैयार हूँ। मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। देखो यार, हमारी शादी होने वाली है। ये छोटी छोटी बातों को अगर दिल में जगह देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम आज बाहर डिनर करने चलेंगे, ओके? बड़े पापा से बात कर चुका हूँ मैं, इजाज़त ले ली है मैंने। अब तुम मना मत करना प्लीज़। वो इल्तिजाइया से अंदाज से बोला था। आपने डिनर मेरे साथ करना था या बड़े पापा के साथ? वो हन्नू सफ़ा थी। सफ़ीर मुस्कुराया था। उसकी भूरी आंखें चमक उठी थी। सारे जवाब रात को डिनर पे दूंगा। इस वक्त मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। और एक बात और, शाम 7 बजे तक मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, तुम प्लीज़ आ जाना, ओके? वो कोई जवाब देती कि उसका मोबाइल बजने लगा। छींगा कॉलिंग। ये कौन कॉल कर रहा है? अच्छा ओके, मैं आ जाऊंगी। उसे सफ़ीर की तरफ देखे बगैर कहा था। वो भी लेट हो रहा था, इससे खामोशी से चला गया। हाले ने कॉल पिक की थी। हाँ बोलो, किधर हो तुम और क्यों कॉल कर रहे हो? मेरे कमरे में आ जाओ अभी और इसी वक्त। उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ आई थी। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर लगी हूँ? वो तभी तो गई थी। यार आ जाओ प्लीज़, मैं मुसीबत में हूँ। और वो हंसा सा हो गया था। हाले ने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी थी और ऊपर की तरफ जाने लगी। जब उसने शायद हुसैन और हारून को सामने से आते देखा, वो भागकर उनके करीब गई थी। शायद उसको देखकर मुस्कुराए थे। वो उनके पास जाकर उनके सीने से लग गई थी। शायद ने उसके बालों को चूमा था। आई मिस यू सो मच मामू जान, वो उनसे अलग होते हुए बोली थी, जबकि उनके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। उन्होंने उसके हाथ ऊपर करके चूम लिए थे। हाँ, इसीलिए तो एक चक्कर भी नहीं लगाया हमारी तरफ। इतने मसरूफ़ हैं कि मेरे लिए भी वक्त नहीं निकाल सके। लड़की, अब तो आ गया हूँ ना, सारा दिन साथ गुजारेंगे, अब खुश हो? थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद शायद अंदर की जाने बढ़ गए थे और हाले हारून के साथ हसन के कमरे में चली गई थी। वो दोनों एक कैफ़े में एक दूसरे के आमने सामने बैठी थीं। ये कैफ़े एक खुली जगह पे बना था, खुले आसमान के नीचे। ऊपर कोई छत नहीं थी, बस आसमान था, आग बरसाता आसमान। हर टेबल के साथ एक छतरी नुमा कोई चीज़ लगी थी। उसको खोलो तो आपके ऊपर साया कर देती थी और आपको झुलसाती धूप से बचा लेती थी। महर ने नीले रंग का प्रिंटेड लॉन का सूट पहन रखा था, कानों में टॉप्स, बालों की ऊंची पोनीटेल बना रखी थी। वो उदास सी, उसके परक्स फरवा फ्रेश सी थी। घुटनों से ऊपर तक आती ब्रांडेड शर्ट, उसके नीचे बड़े पांचों वाला ट्राउज़र, कानों में डायमंड टॉप्स, पूरी आंखों में मस्कारा, उंगलियों में पहनी डायमंड रिंग्स, होंठों पे सजी सुर्ख लिपस्टिक। वो मुकम्मल तैयारी के साथ आई थीं। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने सफ़ीर पे गिव अप कर दिया है? वो सुकून से बोली थीं। मैंने गिव अप नहीं किया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे पप्पा का प्यार चाहिए था। मैं मामा के एहसानों तले दबी हुई हूँ। हाले से बहुत मोहब्बत है मुझे। मैं उसको हर्ट नहीं कर सकती। उसका लहजा थका थका सा था। तुम कुर्बानी दोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें यूसुफ सुल्तान की मोहब्बत नहीं मिलेगी। जब तक हाले इस घर में है, तब तक तो बिल्कुल नहीं। वो उसके होते हुए तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। अभी उनका वादा नया नया है, इसलिए वो तुमसे बात करते हैं। तुम्हारी लाई हुई चीज़ें खामोशी से ले लेते हैं। लेकिन मेरी बात याद रखो महर, जिस दिन हाले और सफ़ीर की शादी होगी, वो ये तक भूल जाएंगी कि कोई महर माँ थी भी या नहीं। अगर तुम्हें यूसुफ सुल्तान चाहिए तो हाले को बीच से निकलना होगा। वो तुम्हारी सो कॉल्ड माँ, उसको देखा है कितनी खुश है वो, किस तरह हंस हंस कर अपनी बेटी से बात कर रही है, कैसे खुशी खुशी शादी की शॉपिंग कर रही है। उसको तुम्हारा एहसास भी नहीं है। महर, कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा सवाए मेरे। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा सवाए मेरे। हाल ही की शादी के फ़ौरन बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। फिर कैसे हासिल करोगी यूसुफ सुल्तान की मोहब्बत? रह लोगी सफ़ीर के बगैर? उनके अंदाज में चैलेंज था। हाल ही की वजह से हमेशा मुझे पीछे किया गया। वो किसी गैर मराए नुक्ते पे नज़र जमाए बोल रही थी। पहले अम्मी ने, फिर अब्बा ने और अब सफ़ीर ने। हाले ने मुझसे मेरे सारे महबूब लोग छीन लिए। उससे मेरा हर रिश्ता स्पॉइल किया। मैं हमेशा से उसकी जैसी बनना चाहती थी, उसकी जगह आना चाहती थी, लेकिन नहीं आ सकी। अब्बा ने मुझे हाले की वजह से खुद से दूर कर दिया। अम्मी हाले की वजह से मर गई। अगर उस दिन हाले जिद ना करती तो अम्मी ना मरती, और अगर अम्मी ना मरती तो अब्बा मुझसे प्यार करते। सफ़ीर ने मुझे हाले की वजह से छोड़ा, लेकिन मैं, बस सजाया सी हंसी। मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, इससे नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने मुझे पाला है, मुझसे मोहब्बत की है। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकती। वो फरवा की जानिब नहीं देख रही थी, उससे गर्दन मोड़ रखी थी। तुमसे बस मैं मोहब्बत करती हूँ और कोई नहीं।
तुम हाले की माँ के लिए सिर्फ एक गिल्ट हो। क्या तुमने कभी उनको नमाज पढ़ते देखा है? वो जब दुआ मांगती हैं तो हिचकियों से रोती हैं। उनकी तहज्जुद तक कभी कज़ा नहीं होती। इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी मुसलमान हैं, इसलिए क्योंकि वो डरती हैं। वो खुदा के कहर से डरती हैं। उनको लगता है अगर एक नमाज भी छोड़ी तो अल्लाह उनसे नाराज़ हो जाएगा। उनके ऐब ज़माने के सामने खुल जाएंगे। अल्लाह उनको बेपर्दा कर देगा। महरमा, तुमसे मोहब्बत नहीं करती वो, हाले से मोहब्बत करती हैं। तुमने कभी नोट किया है वो कैसे उसको डांटती हैं, हक जताती हैं, सही गलत की पहचान करवाती हैं। लेकिन तुम चाहे कत्ल ही कराओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। तुम जो पहनो, जो खाओ, जो पियो, वो तुम्हें उफ तक नहीं करेंगी। अगर कुछ कहेंगी तो उनका गिल्ट ऊद कर आ जाएगा। उनका दिल फिर जख्मी होगा। उनको फिर तकलीफ होगी। वो खुद को अजियत से बचाने के लिए तुमसे मोहब्बत का ड्रामा करती हैं। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? वो जैसे आजिज़ आ गई थी। महर अब भी उनको नहीं देख रही थी। उसकी भूरी आंखें अब भी सपाट थीं। अब आप यही कहेंगी कि उनकी बेटी की वजह से मेरी माँ मर गई, यही गिल्ट है उन्हें, है ना? अम्मी तो उसी दिन ही मर गई थी जब अब्बू ने उनको तलाक दी थी। इसलिए आपकी ये सब बातें बेकार हैं। उसका लहजा बेसार सा था। फरवा टेबल पे आगे को हुई थी। उन्होंने अपनी आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे वालिदैन की तलाक हसीना भाभी की वजह से हुई थी तो, और अगर मैं ये कहूँ कि उनको इसी बात का गिल्ट है तो। वो उनके कानों में सूर पूंघ कर पीछे हटी थी। बहन ने इतनी तेज़ी से मुड़कर देखा था कि गर्दन के झटकने की आवाज़ आई थी। उससे फरवा की आंखों में कोई झूठ, कोई धोखा तलाशना चाहा, लेकिन उनकी आंखों में बस सच था, सबूत के साथ। महक गुंग सी उनको देखे गई। उसको लगा था जैसे आसमान से पत्थरों भरा थाल उसके सर पर लड़खड़ा दिया गया हो। उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर दबाया था। तकलीफ हद से सवा थी, शौक जानलेवा था। उसने 2 दिन से ना सही से कुछ खाया था, ना बात की थी। बस अपने कमरे में बैठा रहता या घंटों किसी गैर मराए नुक्ते पे नसें जमाए रहता। नफीसा ने उसको कुछ नहीं कहा था। उनको अंदाज़ा था वो इस वक्त ट्रोमाटाइज था। अभी भी वो अपने कमरे की दीवार की खिड़की के साथ सर टिकाए बैठा था। उसी वक्त नफीसा उसे कमरे में दाखिल हुई। उमर को महसूस हुआ था, लेकिन आंखें मूंदे रखी। वो खामोशी से उसके पास चिप्स के फर्श पर बैठ गई थी। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही और फिर उमर की भारी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। मैंने उस दिन आपकी और एसएचओ की सारी बातें सुनी थी। यकीनन आप एक अच्छी वकील रही होंगी। नफीसा मुस्कुराई थी पूरे दिल से। तुमने कभी मुझे कोर्ट में बोलते नहीं सुना उमर। जब मैं बोलती थी, जब मैं तालील देती थी, और जब। वो बोलते बोलते रुक गई थी। उनको कुछ अजीब लगा था। ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं थी। आपका पूरा नाम क्या है अम्मा? उससे अनूस आंखें मूंद रखी थीं। नफीसा हयात। क्या हुआ है उमर, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? आपके शोहर का नाम क्या था? वो उनकी बात नहीं सुन रहा था। सैयद यूनस शाह। उनका लहजा अब सपाट था। फिर मेरा नाम सैयद उमर यूनस क्यों नहीं है? उससे आंखें खोल ली थीं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि नफीसा के दिल को कुछ हुआ था। नफीसा खामोश रही थी। उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। आपने मुझे अपने बाप का नाम क्यों दिया? मुझे मेरे बाप का नाम क्यों नहीं दिया? या फिर ये कहें कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ? अम्मा, मैं आपका तो बेटा हूँ ना? उससे आखिरी सवाल ना जाने किस हदशे के पेश नज़र किया था। तुम मेरे बेटे हो उमर। तुम मेरी जान हो, मेरी औलाद हो तुम। उन्होंने उमर से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। बस मंजर में कोई और आवाज़ गूंज रही थी। वो गंदा खून है नफीसा। वो तुम्हें छोड़ देगा। वो आसेब है। वो सब कुछ खा जाएगा। मुझे हमेशा लगता था ये लोग आपसे जलते हैं। ये लोग आपको झेल नहीं पाते, इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आप ही का बेटा हूँ, आपका खून। लेकिन नहीं, मैं तो गंदा खून हूँ। पता नहीं मैं जायज़ भी हूँ या नहीं। उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। अम्मा, मुझे बताएं, मेरे माँ बाप कौन थे? मैं कौन हूँ? आप मुझे कहाँ से लाई हैं? खुदा के लिए मुझे सब बता दें, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। आप मेरी माँ हैं या नहीं? मेरा बाप कौन है? कुछ तो बताएं मुझे। वो भरमी से बोल रहा था। मैं तुम्हारी माँ हूँ उमर। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रातों को जागी हूँ। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा, लेकिन तुम्हारी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। तुम मेरा खून नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें बेस्ट दिया है। उमर, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारी असल माँ को तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं होगी। तुम जब पैदा हुए थे, उसके 2 घंटे बाद तुम मेरी गोद में आए थे।
तुम्हें अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। तुम मेरा सरमाया हो, मेरा कुल जहान, मेरी मताए हयात। तुम मेरे बेटे हो, मेरी उम्र भर की कमाई हो तुम। वो बुलंद आवाज़ में बोलती उम्र से ज़्यादा खुद को यकीन दिला रही थी। वो एक दिन तुम्हें छोड़ देगा नफीसा। वो तुम्हारा करियर खा गया, तुम्हारा वक़ार खा गया, वो सब कुछ खा जाएगा, तुम अकेली रह जाओगी। मतलब मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो शॉक्ड नहीं था, उसको अंदाज़ा था। 2 दिन पहले उन लोगों की वसक से कही बातों पे वो कहीं न कहीं ईमान ले आया था। उठ खड़ा हुआ था। अम्मा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? कहाँ से लेकर आई हैं आप मुझे? कौन है मेरा बाप? मेरी माँ कौन है? क्यों दिया उन्होंने मुझे आपको? अम्मा, मुझे सब बताएं, सब। उसकी आंखें सुर्ख थीं। वो तेज तेज बोल रहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारे खानदान को। मैं कुछ नहीं जानती उमर। तुम सब बातें छोड़ दो। जो होना था वो हो गया। तुम मेरे बेटे हो। उन्होंने उमर की कोहनी थामनी चाही, जिसे उमर ने बेदर्दी से छुड़ाया था। मतलब उन्होंने मुझे फेंक दिया था। आप उनको नहीं जानती। मतलब मुझे लगा था मेरे माँ बाप ने मुझे आपके हवाले किया होगा, लेकिन वो अब शौक था। ओ मेरे खुदाया, ये मैं किस खेल का हिस्सा बन गया हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अल्लाह, क्यों 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 मेरे साथ ही क्यों? वो बालों को मुट्ठी में दबोचे यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। क्यों उठाकर लाई थी आप मुझे? जब मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं अपनाया तो आप क्यों उठाकर लाईं? इतने साल में धोखे में रहा। उस दिन सब लोगों को उस 2 टके के नदीम की बात का यकीन था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उसका ख़ानदान था, उसके पास नाम था, इज़्ज़त थी, और मैं, अम्मा, मैं खाली हाथ था। उसने अपने दोनों हाथ नफीसा के चेहरे के सामने किए थे। मेरा कोई ख़ानदान नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। मैं एक ऐसी औलाद था जिसको उसके माँ बाप ने भी कबूल नहीं किया था। या अल्लाह, मेरी तो सारी ज़िंदगी झूठी, मेरा वजूद झूठा है, नापाक है, गंदा है। वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था। उमर, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, आगे भी करूँगी। तुम्हारा ख़ानदान मैं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ी है। तुम मुझसे पूछो तुम क्या हो? तुम मेरा पूरा जहान हो। लोगों की बातों में क्यों आते हो उमर? ये सब झूठे हैं, तुम मेरा सच हो। वो रोने लगी थी। मैं नहीं जानती थी तुम्हारी फैमिली कौन है, तुम कौन हो। मैं तुम्हें, हाँ, मैंने तुम्हें कूड़े के ढेर से उठाया था, लेकिन मैं 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे बाप का पता लगा चुकी थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने पास रखकर गिल्टी नहीं रह सकती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास से गई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया। उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी उमर, उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं थी। तुम मेरे लिए आए थे उमर, मेरी ज़िंदगी अधूरी थी, तुम्हें उसको मुकम्मल करना था। उमर की बीमारी के बाद वो आज रोई थी। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो दांत पीस कर हो रहा था। आप एक ज़िद्दी औरत थीं। आपने मुझे अपनी अना की तकसीम के लिए पाला। आपको हमेशा वही काम करना होता था जिससे आपको रोका जाए। आपने मेरे मामले में भी वही किया। आपने सारी दुनिया अपने लिए छोड़ी अम्मा। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप अमेरिका से वापस ही ना आती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो ये मोहल्ला छोड़ती। मेरे लिए अगर कुछ करना था तो आप वकालत ना छोड़ती। आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि आपकी वाह वाह हो। आपने ये सब इसलिए किया ताकि आपकी अना को तकसीम मिले, ताकि अगर मुझे पता चले तो मैं खुद को आपके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करूं। मुझे इतने साल धोखे में रखा, इतने साल मैंने सारे मोहल्ले वालों की गलीज़ नज़रों, ज़ोमाइनी जुमलेबाजी, सब कुछ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था ये लोग सब कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका मुकाबला नहीं कर सकते। एक मजबूत औरत को झेल नहीं सकते। आप मजबूत नहीं थीं, आप ज़िद्दी थीं। वो उनकी आंखों में देखता चबा चबा के कह रहा था। नफीसा बस उसको देखी गई, यकटक दम साधे, और जब बोली तो बस इतना, तुम सरी से मिले हो। उनको अपनी आवाज़ कुछ खाई से आती महसूस हुई। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। एक पुराना और नाराज़ दोस्त जिसके पास आपके राज हों, वो दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज नफीसा ने मान लिया था। खुदा तुम्हें गारत करे जरी, वो कर्बनाक लहजे में बोली थी। नफीसा हयात ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को बद्दुआ दी थी। उमर सुनी अनसुनी करता अलमारी की जाने बढ़ गया था। नफीसा ने शाकी नज़रों से उसको देखा था। वो अपने हैंगर्स में टंगे एक एक जोड़े को निकालता बैग में डालता जाता था। बैग भर चुका था, लेकिन नफीसा अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। अब वो बाथरूम से अपने कुछ सामान लेकर आया था, उनको बैग में ठूंस रहा था। नफीसा बेहिस्सो हरकत उसको देखी गई।
उसका बैग तैयार था। उससे बैग कंधे पे रखा था और नफीसा की तरफ देखकर बोला था, मैं जा रहा हूँ अम्मा। जो ज़िल्लत मैंने उस दिन देखी है, उसके बाद मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकता। अब मैं तब वापस आऊँगा जब मेरी कोई इज़्ज़त होगी, मेरी बात की क्रेडिबिलिटी होगी, मेरा कोई मुकाम होगा। मैं अपने ख़ानदान को ढूँढने जा रहा हूँ। मेरी वापसी का इंतज़ार मत कीजिएगा। उसका लहजा सपाट था। नफीसा ने ज़हन पे ज़ोर दिया था। उनको ऐसी अज़ियत कब हुई थी? जब उनका बाप मरा था? नहीं। जब उनका शौहर मर गया था? नहीं। जब उनकी पहली औलाद दुनिया में आने से पहले मर गई? नहीं। जब उमर बीमार हुआ? नहीं। जब उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ? नहीं। ये अज़ियत सब अज़ियतों से बड़ी थी। ये दुख तमाम दुखों पे भारी था। ये गम दीमक साबित होने वाला था। उमर मत जाओ, वो रोंदे हुए लहजे में बोली थी। आंसू उबल उबल कर उनकी आंखों से निकल रहे थे। तुम मेरा सहारा हो, मेरी औलाद हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरा मान, मेरा वाहिद रिश्ता। मुझे बेसहारा मत करो, मुझे हिजर का गम ना दो। तुम मेरा सरमाया हो, मुझे खाली हाथ ना करो उमर, रुक जाओ। वो गीले चेहरे के साथ बोल रही थीं। आंसुओं की वजह से उमर का चेहरा धुंधलाया सा लगता था। मुझे मत रोकिए अम्मा, मैं रुक जाऊंगा, और अगर मैं रुक गया तो अज़ाब बन जाऊंगा। मुझे औलाद रहने दें, मुझे अज़ाब न बनने दें। वो बोलकर रुका नहीं था। वो कमरे का दरवाज़ा पार कर गया था। नफीसा ने आंखें साफ की थी। मंजर साफ हो गया था और उस मंजर में उमर हयात नहीं था। नफीसा को लगा था जैसे उमर उनके दिल पे पैर रख कर क्या हो। वो फर्श पे बैठती चली गई थी और चंद ही लम्हों बाद धाड़े मार मार कर रोती जाती और एक ही सतर दोहराती जाती, अल्लाह तुम्हें गारत करे जरी। हारून और हाली जब हसन के कमरे में दाखिल हुए तो वो मुंह दीवार की जानिब मोड़े बैठा था, ऐसे कि उन दोनों की तरफ पीठ थी। हाले मशकूक सी आगे आई थी। झींगे क्यों बुलाया है मुझे, और ये मुंह क्यों उस तरफ कर रखा है? कमर पे हाथ रख के आंखों की पुतलियां सिकोड़े पूछ रही थी। पहले वादा करो मुझे जज नहीं करोगी। आहिर को मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी खूबसूरती पे हक है। उसकी आवाज़ कुछ अलग अलग सी लग रही थी, जैसे मुश्किल से बोल रहा हो। अब के हारून भी मशकूक हुआ था। वो हाले के सामने से गुजरते हुए फ़ौरन हसन के सामने जाकर खड़ा हुआ था और फिर 2 सेकंड बाद ही उसका बुलंद सा कहका पूरे कमरे में गूंजा था। हाले ने आगे बढ़कर हसन का चेहरा देखा और फिर अगले सेकंड वो भी पागलों की तरह हंसने लगी थी। हसन जो कि ब्लैक चौकोल ब्यूटी मास्क लगाए बैठा था, उन दोनों को हंसते देखकर हफीफ सा मुंह छुपाने लगा। अल्लाह अल्लाह हसन, ये तुमने क्या किया है? वो पेट पकड़े हंसती जा रही थी। हारून ने हंसते हुए अपना मोबाइल निकाला था और हसन की तस्वीर बनाने लगा था। हारून भाई ना करें यार प्लीज़। और वो हंसा सा हो गया था। ये क्यों लगाया है तुमने? वो हंसते हंसते बामुश्किल बोली थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था। यही हाल हारून का था। वो नीचे बैठकर गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था ये, और ईशा, मुद्दत की शादी पे मिलने वाली लड़की, उसको भी कई बार लगे हुए देखा था। तो आज तुम्हारे कमरे में जब गया तो ये मिल गया, मैंने ले लिया और लगा तो लिया, लेकिन जब उतारने लगा तो मेरी स्किन इतना खिंचने लगी, इतना दर्द करने लगी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया और तुम हो के हंसती जा रही हो। वो जैसे रो देने को था। हाले की हंसी जरा देर को थमी थी। वो अपनी आंखें साफ करती उसके करीब बेड पे बैठी थी, जबकि हारून अभी भी नीचे बैठा था। उसकी हंसी जरा सी देर को थम जाती और फिर अगले ही लम्हे वो फिर से हंसने लगता। लाओ इधर करो चेहरा, मैं उतार देती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। लेकिन हसन ने जो ही चेहरा उसकी जाने मोड़ा, वो एक बार फिर जोर से हंसने लगी थी। उठो चली जाओ, नहीं उतरवाना मैंने, जाओ, वो भरमी से बोला था। उसी वक्त हारून उठकर उसके करीब आकर बैठा था। लाओ मैं उतार देता हूँ, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला था। और फिर अगले 5 मिनट तक हारून उसके चेहरे से मास्क उतारता रहा। हारून जैसे ही मास्क उतारने लगता, हसन चीखने लगता। शायद उसको दर्द हो रहा था, लेकिन हाले की एक ही धमकी पे वो ऐसे खामोश होकर बैठ गया जैसे कोई मुजस्मा हो। अगर तुम चीखे या बोले तो तुम्हारे चेहरे पे छुरियां पड़ जाएंगी। बस फिर हसन जम के बैठ गया और पूरा मास्क उतरवाने तक हिला तक नहीं। मास्क उतरने के बाद वो वॉशरूम में मुंह धोने चला गया था। हारून और हाले उसके बेड पे बैठे थे। हाले कितनी बार फेस वॉश लगाना है? उससे अंदर से सदा लगाई थी। कम से कम 10 बार, वरना छुरियां पड़ जाएंगी, मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोली थी। लेकिन ईशा तो इतनी बार मुंह नहीं धोती, वो अंदर से बोला था। हाँ तो जाओ अपनी उसी माँ से पूछ कर आओ कितनी बार मुंह धोना है, दिमाग ना खराब करो मेरा। वो खामोश हो गया था। उसकी अब कोई आवाज़ नहीं आई थी। तुम्हें पता है उस दिन मॉल में मेरी मुलाकात किससे हुई? उमर, वो लड़का उमर, उस रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था।
उसने आवाज़ सरगोशी जितनी धीमी कर ली थी। हारून चौंका था। तुमने उससे बात क्यों की? किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा था ना तुम ये तक भूल जाओगी कि वो रात कभी हमारी ज़िंदगी में आई भी थी। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? इसी बात से याद आया, तुम्हें ये पता है कि ये बात बच्चों को भी पता है? उन्होंने उस दिन मुझसे पूछा था और मैंने बता दिया। हाँ मुझे पता है। वो जैसे बेध्यानी में बोल गया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। हाले हैरान हुई थी। नहीं मेरा मतलब है, जाहिर है उनको पता लगना ही था। मुद्दत ने उसको बताया था कि तुम उसकी मायूं वाली रात घर पे नहीं थी। उससे बात संभाल ली थी। अच्छा है दफ़ा करो, मैं हसन की वीडियो इंस्टा पे लगा रही हूँ। वो चहकती हुई बोली थी। हाले ने उसकी मास्क उतारने वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी थी। वो अपने मोबाइल पे लगी थी जब उसकी नज़र एक वीडियो पे पड़ी। ये उनकी यूनिवर्सिटी फेलो की किसी शादी की डांस क्लिप थी। हाले को एकदम शरारत सूझी थी। ये देखो हारून, मैं अपनी शादी पे ऐसा डांस करूँगी। मैं टांगे तोड़ दूंगा। वो वीडियो देखे बगैर बोला था। पहले देख तो लो। वो खफा हुई थी। नहीं देखनी, और खबरदार जो तुमने ऐसी कोई हरकत की, हाले में वापस आकर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वो उसको वार्न करते हुए बोला था, जबकि हाले एकदम सीधी होकर बैठी थी। वापस आकर मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं चला ही जाऊंगा। 2 दिन बाद जा रहा हूँ, टेंशन न लो। वो वसाई हल्के फुल्के लहजे में बोल रहा था, लेकिन अंदर से कोई उसका दिल जकड़ रहा था। तुम मेरी शादी पे, मेरे इतने बड़े दिन पे मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो बेयकीनी से बोल रही थी। हारून ने कंधे उचकाए थे। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसका सर झुका हुआ था। वो अपने मोबाइल की तारीख स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए बोल रहा था। अकेली कब होगी तुम? सब लोग हैं तो सही तुम्हारे साथ। अगर हाले के साथ हारून शायद ना हो तो वो अकेली ही होती है। ये तुम्हारे अल्फाज हैं हारून। वो दुख से कह रही थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारी शादी पे चन्ना मेरे यहाँ गाता रहे? हाले सुल्तान वो फिल्म है, वेलकम टू रियलिटी। हसन बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा तंसिया सा कहकर फिर से अंदर गायब हो गया था। अभी 4 दफ़ा और मुंह धोना था। मैं यहाँ नहीं रह सकता हाले। तुम सफ़ीर से शादी कर रही हो। मैंने तुम्हारे फैसले का एहतराम किया। अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही शर्त तुम पे भी लागू होती है। हाले मेरी सिचुएशन समझो। वो उसकी आंखों में देखता नरमी से बोला था। हाले खामोश हो गई थी। उसका दिल दुखा था, बहुत बुरी तरह दुखा था।